नमस्कार प्यारी दोस्तों, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेतन में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। आज हम कल के एक तो एमसीक्यू बाकी हैं उनको पूरा करेंगे, लेकिन आज का जो नया टॉपिक है पहले उसकी हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। धातु, अधातु एवं उपधातु। साथ में इनके कंपाउंड क्या है, इनके जो यौगिक हैं उनके यूज से रिलेवेंट प्रश्न है। ये न्यू यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर 2। कितने एमसीक्यू तक हो गए थे ये बता दो। राम 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 राम, नमस्कार। कितने एमसीक्यू तक हो गए थे हमारे लास्ट? रिकॉर्डेड क्लास अब तक नहीं आई? क्या बात कर रहे हो यार, पर सुबह की तो बात थी। एक मिनट में अभी आपके सामने ही फोन लगाता हूँ। हेलो। वो क्लास रिकॉर्डेड डल जाइए आज। ठीक। भाई लगी हुई है ना, प्रोसेस में ही आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगी वो। चलो, 40 क्वेश्चन तक हो गए थे। चलो बहुत बढ़िया, आपने ये जानकारी हमको दी, तो हम 40 तक डिलीट मार देते हैं। चलो भैया, 41वें प्रश्न का जवाब दो। कल के प्रश्न कुछ बाकी रह गए थे ना अपने, है ना। संक्षारण के कारण तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? चलिए, कौन सी रिकॉर्डेड? मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं, सर हमको साइंस पूरी चाहिए, जैसे एलडीसी में साइंस कम है ना भाई, 10 यूनिट ही है आपकी।
लेकिन बायोलॉजी पूरी नहीं है, केमिस्ट्री पूरी नहीं है, फिजिक्स पूरी नहीं है, तो मैं आपको वो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? आइएगा। तो संक्षारण के कारण तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना किस पदार्थ के कारण होता है? भाई सीधी सी बात है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और कॉपर कार्बोनेट का वो मिश्रण होता है। तो इन दो चीजों का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण से तांबा हरे रंग का दिखाई देता है, और हरे रंग का हो गया मतलब सीधी सी बात है उसका कलर बदल गया। कलर बदलना केमिकल चेंज होता है। चलिए अगला। अभिक्रिया लेड ऑक्साइड में कार्बन, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया और लेड ऑक्साइड का अपचयन हो गया। तो लेड ऑक्सीकृत होता है, लेड ऑक्सीकृत होता है, या ना कार्बन ऑक्सीकृत होता है। लेड ऑक्साइड पीबीओ ऑक्सीकृत हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है। क्या सही है? देखो भैया, शुरुआत का ए तो मुझे यहाँ पर हजम नहीं हुआ, क्योंकि लेड तो बाद में बना है, लेड ऑक्साइड जो है उसका अपचयन हुआ है, या ऑक्सीकृत बोल रहे हैं। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सा एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद अपचयित हो रहा हो। तो अपचयन का मतलब क्या होता है भैया? सीधी सी बात है, या आप वो देखिए कि अपचयन अभिक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होगी, है ना? अब देखो, ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीनों के तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों ही नॉन मेटल तो के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो अपचयित होने का, ये तो इलेक्ट्रॉन लेने के गुण रखेंगे, हालांकि हाइड्रोजन देने का रख सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट इज दी राइट आंसर। पोटेशियम परमैंगनेट को अक्सर एक नाम से जाना जाता है, इसे अक्सर कहते हैं लाल दवा। ठीक है, क्योंकि इसे जब भी पानी के अंदर घोला जाता है तो ये लाल कलर की हो जाती है। चलो, इसी में इसी ग्रुप में अंदर मिल जाएगी, है ना? साइंस के प्रैक्टिस सेट। भाई अभी सिलेबस तो होने दो। ठीक है, अभी से मैं कोई वादे नहीं कर सकता, देखो क्या है ना? आपको ये सर आपने बोल दिया था, ये कर दिया था, तो अभी सिलेबस हो जान तो आपका सब चीजें प्लान है आपके लिए। लेकिन आप क्या है, आप जरूरत से पहले चीजें चाहते हो, नहीं होगा ग्रुप डी का काम। ठीक है बेटा, आप है ना एलडीसी की तैयारी छोड़कर ग्रुप डी की ही तैयारी करिए, अगर आपको ग्रुप डी का ही पढ़ना है। क्यों भटक रहे हो? ठीक है ना? इससे उसका हो जाएगा, इससे उसका हो जाएगा। देखो दोस्त, क्या होता है, कई है ना लड़के ऐसे होते हैं जिनकी बहन नहीं होती, है ना? वो शादी करते हैं, पत्नी आती है, तो रक्षाबंधन के दिन ऐसा थोड़ी है पत्नी से ही राखी बंधवा ली। तो फोकस एक एग्जाम पे कर लो यार। ठीक है, या तो आप ग्रुप डी पे कर लो या एलडीसी पे कर लो, सिलेबस डिफरेंट है ना? जब से आज 10-12 दिन हो गए रोज एक ही बात समझाते हुए मैं आ रहा हूँ, लेकिन नहीं, हमें तो डेली पूछना है, क्योंकि हमारे तो भाई साहब अजीर्ण हो गया बात का, है ना? जब तक पूछेंगे नहीं रोज एक बार, तब तक तो भाई साहब हमारी तैयारी कैसे ही सिलेक्ट हो जाएंगे हम। चलो बताइए। लोहे में ऑक्सीजन जुड़ा है, FeSO4 हो गया, है ना? ये भूरे कलर का हो गया भैया, सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण हुआ है। कॉपर में लोहे का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण किया है भैया, सीधी सी बात है। ठीक है, लोहे का ऑक्सीकरण, कॉपर सल्फेट का अपचयन। अगला, निम्न में से कौन सी गैस अपचायक के रूप में कार्य कर सकती है? बताइए। अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था। O2 करेगी क्या? क्लोरीन करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड करेगी, ओजोन करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। ये सिंपलेस्ट वे में याद रखिएगा। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? पोटेशियम का +1 होता है। ठीक है भैया, फिर मैग्नीज का अपने को निकालना है X। ठीक, चलो निकालो, सिंपल है तो। 4 माइनस का 4 दूना 8, 8 में से गया 7, 7 7 उधर गया, प्लस का 7। बहुत बढ़िया। भाई देखो, पोटेशियम का 1 था, प्लस का, प्लस का क्या हो गया? X प्लस 4 इंटू -2, -8, X प्लस का X, X -7 बराबर 0, बराबर 0, बराबर 0, X बराबर +7।
मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व है ना O2 Cl2 Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में? बताइए। जवाब दो। बहुत बढ़िया। जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि सीधी सी बात है, आवेश या चार्ज नहीं है इस समय, है ना, क्योंकि जब तक किसी दूसरे से जुड़ा नहीं होगा आवेश कहां से होगा? चलिए, मीथेन में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? एक्स प्लस प्लस 1 × 4 बराबर 0। एक्स प्लस का 4 बराबर 0। एक्स बराबर माइनस का 4। एलडीसी के लाइट नहीं, मैं इसके सारे ही चैप्टर अलग से कराऊंगा। आप मेरी एक, मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है, या फिर आपने जब बेच खरीदा है तब मैंने बता रखा है। पहली क्लास देख लो, मैंने वहां भी बता रखा है। ये 10 यूनिट में आपको स्पेशल वेरी डीप और बहुत अच्छे से करवाऊंगा, है ना। उनसे ही एलडीसी हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, वो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको। आपका सिलेबस मेन चीज ये है। ठीक है। रोज एक एक दिन क्लास नहीं लेते हो क्या डेली? कभी कभी लेते हो क्या? रोज एक नया उठ के आता है, वही चीज जो 8 दिन से बता रहे हैं वही चीज, फिर अगले दिन पूछ, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? चलो, उत्प्रेरक विष कैटेलिस्ट पॉइजन क्या होते हैं? जो उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर दे, जो उत्प्रेरक को काम न करने दे, वो होते हैं। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले पॉजिटिव कैटेलिस्ट होते हैं। ठीक है। उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ाने वाले, है ना, नहीं होते भैया। उत्पादों की शुद्धता नहीं बढ़ाते। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है? ठीक है, लोहे का होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का होता है, या निकल का होता है? बताइए। पढ़ा है हमने, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का होता है। किसका होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वाहन में कैटेलिक कन्वर्टर में हानिकारक गैसों को रोकने के लिए कौन सी महंगी धातुओं का यूज किया जाता है? लोहा और तांबा सस्ती है। प्लेटिनम पैलेडियम रोडियम महंगी धातुएं हैं। सोना चांदी महंगी धातुएं, जस्ता और निकल में, है ना, सस्ती धातुएं हैं। तो या तो बी हो सकता है ना, या सी हो सकता है, क्योंकि दोनों में। लेकिन यूज होता है पैलेडियम का और प्लेटिनम का, सोना चांदी का यूज नहीं होता, है ना। आपने, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल। जो साइलेंसर होते हैं ना, आप बीच में आपने कभी एक चीज देखी होगी। ठीक है। तो साइलेंसर काट के ले जा रहे थे कार वगैरह के, है ना, पूरी कार नहीं चुरा रहे थे, साइलेंसर चुरा रहे थे। क्योंकि उन साइलेंसर के अंदर प्लेटिनम पैलेडियम और रोडियम जैसी अच्छी खासी धातुएं होती थी, और उन्हें निकाल करके फिर क्या करते थे, बेचने का काम करते थे। ठीक है, तो भैया इतना ज्यादा पकड़े जाने का डर भी नहीं होता था, और प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता था। चलो, स्व उत्प्रेरण क्या होते हैं? स्व उत्प्रेरण वो होते हैं जो अभिक्रिया अपने ही अंदर बने उत्पाद का उपयोग एज अ कैटलिस्ट करती है। जब बाहर से कोई पदार्थ डाला जाए नहीं, जब अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंजाइम को क्या कहा जाता है? एंजाइम जो होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइम एक प्रकार के क्या है? बायोकैटलिस्ट। उत्प्रेरक वर्धक का क्या कार्य होता है? उत्प्रेरक वर्धक किस तरह से काम करते हैं, बताओ। मेरी कल क्लास नहीं होगी, ठीक है।
ठीक है ना, क्योंकि कल मेरी एएलपी की मैराथन है उस कारण से। चलिए, उत्प्रेरक वर्धक या कैटलिस्ट प्रमोटर का क्या कार्य होता है? अभिक्रिया तेज करना, उत्प्रेरक की सतह को बढ़ाना, या उसकी शक्ति? भाई सीधी सी बात है, जितने भी प्रमोटर होते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर, वो क्या करते हैं? वो कैटलिस्ट की सतह को बढ़ाते हैं ताकि उसकी पावर बढ़े, वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एल्कोहल से पेट्रोल बनाने के लिए जियोलाइट उत्प्रेरक का उपयोग होता है। ठीक है, कौन सा जियोलाइट होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड तो यहाँ नहीं होता, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी नहीं होता। अब बचा आपके पास दो हैं। ठीक है, तो जियोलाइट में मुख्य रूप से GSM-5 को ही जियोलाइट के तौर पर हम जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आप ऐड कर लीजिएगा इसको। वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया की गति को कम करने वाले ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, इनहेबिटर होते हैं। ठीक है, धनात्मक जो बढ़ा देते हैं, स्व उत्प्रेरक जो उसी में बनते हैं, प्रमोटर जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को तेज करते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक होता है? पेप्सिन तो भैया पाचन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, लेक्टेज जो होगा वो दूध के अंदर लैक्टिक एसिड वगैरह पाया जाता है, तो दूध के अंदर यही होगा। जाइमेज एंजाइम जो होता है प्यारे दोस्त, याद रखिएगा, ये किण्वन में मदद करता है। और डाइस्टेज एंजाइम, ये तो भैया मुख के अंदर भी पाया जाता है, अमाशय के अंदर भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। ये क्वेश्चन लिखने है क्या? नहीं, ये गुदवा लेना मेले में जाके। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलने, बेटा लिखना नहीं लिखना तुम्हारे ऊपर है, हमको क्या करना है? तुम्हें लिखना है तुम लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, हमसे पूछ पूछ के क्या ही करते हो? सर इधर से मात्रा चढ़ाऊं कि इधर से लिखूं? सर लाल की पेन से लिखूं कि नीले के पेन से लिखूं? सर सुबह लिखूं कि शाम को लिखूं? सर इधर मुंह करके लिखूं कि इधर मुंह करके लिखूं? आंख खोल के लिखूं कि बंद कर? अरे लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, तो पढ़ो ना। स्कूल में एक 5th 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी नहीं पूछता है सर ये लिखना है क्या? यहाँ जवाब देने तो कहीं तेल लेने गए, लेकिन इनको ये लिखने है क्या? ये जवाब दो तो हमें समझ में आए कि तुम पढ़ने वाले हो। ठीक है, कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, जवाब देने हैं नहीं। मैं यहाँ प्रश्न पढ़ के समझा रहा हूँ, इनका अलग ही लेवल चल रहा है। सोचो फिर कि ये यही थोड़े दिन बाद बोलेंगे सर इन टॉपिक के MCQ करवा देते, वो तो हमने करे ही नहीं। सर इनकी वर्कशीट दे देते। एक टॉपिक के 70-80 प्रश्न करा रहा है मास्टर, और क्या लोगे? उसकी जान लोगे क्या? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलने की दर को बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज में लाते हैं यहाँ पर, क्योंकि लोहा होता नहीं है, MgO होता नहीं है, पिंट है ना, है ना, याद रखिएगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी नहीं होता है। उत्प्रेरक के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको जब मैं MCQ करा रहा हूं और आपके दूसरे प्रश्न आ रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है ना, कि आपका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि जो इस चीज में लेकर के भी ये चीज है ना, इससे हटकर चीजें चला रहा है, तो वो क्या ही पढ़ेगा। उत्प्रेरक के बारे में, यह अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, सही बात है। यह साम्यावस्था की स्थिति को बदल देते हैं, इट्स चेंज इक्विबेरियम स्टेट। यह केवल अभिक्रिया की दर को बदलता है, यह बात भी सही है। इसकी बहुत कम मात्रा ही काफी होती है, यह बात भी सही है। ठीक है, ये पॉइंट गलत है, ये साम्यावस्था की स्थिति को बदल देता है। ठीक है, ये उस रिएक्शन को फास्ट करता है, उस रिएक्शन में बदलाव नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना। पेप्सिन एंजाइम शरीर में कार्य करता है, आधा प आया है मतलब प्रोटीन को पेप्टाइड में या प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अगर यही चीज हमसे वसा के बारे में पूछी जाती तो हम कह देते लाइपेज मदद करता है। ठीक है, स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए पूछ लेते तो हम बोल देते कि टाइलिन करता है ना, या फिर हम बोल देते एमाइलेज करता है। ये एंजाइम करते हैं, विटामिन नहीं बनाता भाई। ओस्टवोल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाने में किस उत्प्रेरक का यूज करते हैं? बताओ, है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाने की। तो प्लेटिनम का यूज करते हैं, प्लेटिनम का, वेनेडियम निकल, प्लेटिनम एक ही दे रखा है, प्लेटिनियम गेज बोल दिया, प्लेटिनम ही आता है वैसे।
प्लेटिनम गेज वगैरह नहीं आता। लोहे का चूर्ण का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक किस ताप पर होती है? एंजाइम हमारी बॉडी के टेम्परेचर के आसपास सक्रिय रहेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा पर ये मारे जाएंगे। ओके। तो भैया 25 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर पर। समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं? समांगी उत्प्रेरण वो होते हैं जो, भाई सीधी सी बात है, हमने पढ़ रखा है क्या होते हैं, है ना। अभिकारक और उत्प्रेरक समान अवस्था में हो, वो समांगी होते हैं। विषमांगी जो विपरीत अवस्था में हो। अगला, शरीर में जाइमेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पचाना। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम किण्वन करता है, अल्कोहल ही बनाएगा। जाइमेज एंजाइम किण्वन करता है, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया और पढ़ा के भी आया। चलिए, उत्प्रेरक की कार्य क्षमता उसकी सतह पर किसके कारण होती है? मुक्त संयोजकता है, उसका वजन, उसका रंग, है ना, उसकी चुंबकीय शक्ति। बताइए उत्प्रेरक कैसे काम करता है? वो मुक्त संयोजकताएं होती हैं। ठीक है। हमने इसको किस तरह से पढ़ा था? मुक्त संयोजकता ये क्या करता है ना। उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक किसी भी कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक की अगर हम बात करें, ठीक है ना। एक बच्चा बार बार शायरी बोल रहा है, इसे मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है। तुम्हें यहाँ शायरी लिखने के लिए ये ना किसी ने इनवाइट नहीं किया था। चलिए एक लास्ट बार दे रहा हूँ मौका। 3 4 बार हमें हम पढ़ा रहे हैं, ये शायरी चेपे जा रहे हैं। अब अनैतिक कमेंट वालों को ब्लॉक कर दो सबको। ठीक है। हमें सिर्फ पढ़ने वाले चाहिए, क्योंकि हम एमसीक्यू करा रहे हैं, ये शायरियाँ चेप रहे हैं। है ना बेटा, कवि सम्मेलन करो, कुछ रोजगार मिलेगा। है ना। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलने के लिए किस एंजाइम की, भाई ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कौन बदलता है? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? हालांकि उल्टा है, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करेगा, पेप्सिन ट्रिप्सिन ये तो प्रोटीन का करेंगे, ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है। एमाइलेज जो होगा ये मुख्य रूप से स्टार्च का करेगा, तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका इन्वर्टेज एंजाइम, कौन सा बचा? इन्वर्टेज, ये काम करेगा। सॉरी, तुम्हारा सॉरी का अचार डालू मैं। विषमांगी उत्प्रेरण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है? विषमांगी में क्या चीज होती है भैया? अभिकारक दूसरी अवस्था में है और उत्प्रेरक दूसरी अवस्था में है। कितना भी समझा लो इनको, है ना, अकल कहाँ से चढ़ने गई है? पैसा दे करके बेच खरीदा, लेकिन पढ़ने की अकल नहीं है। चलिए, ओजोन का ऑक्सीजन में बदलना, भाई O3 जो है वो ऑक्सीजन, दोनों ही सेम चीज है, तो ये नहीं होगा। अम्ल द्वारा एस्टर का जल अपघटन, भाई ये भी नहीं होगा, क्योंकि अम्ल लिक्विड अवस्था में, अम्ल तो कोई गैस नहीं है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि में, देखो भाई सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा तो भाई सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, या ऑक्सीजन, जो भी आप लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब गैसेस हैं। और V2O5 क्या है? ठोस है। और अभिकारक यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट जो है वो गैस है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं, जो दोनों ही गैस होती हैं। तो ए इज द राइट आंसर। उत्प्रेरक के बारे में कौन सा कथन सही है? अभिक्रिया को शुरू करता है, सबसे गलत बात है ये, अभिक्रिया कभी शुरू नहीं करता। यह अभिक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा को बदल देता है, यह सक्रियण ऊर्जा को कम करके दर बढ़ाता है, ये काम इसका है। ठीक है ना। तो ये उत्पाद की मात्रा बढ़ाएगा, न ये कोई नया पदार्थ बनाएगा, पदार्थ भी वही बनेगा, सारी चीज सेम होगी। इसका बस एक सिंपल सा फंडा है, ये उसको तेज कर देगा। ठीक है। चलिए अगला, चीनी के किण्वन के लिए जाइमेज एंजाइम सबसे बेस्ट होता है। जाइमेज, लाइपेज नहीं होगा, ट्रिप्सिन नहीं होगा, माल्टेज, रेनिन, पेप्सिन, इन्वर्टेज, जाइमेज, जाइमेज एंजाइम। ठीक है। तो इन्वर्टेज एंजाइम पहले आता है, जाइमेज एंजाइम बाद में आता है, किण्वन या फर्मेंटेशन या शराब बनाने के लिए। अगला, उत्प्रेरक की चयनकता का क्या अर्थ है? भाई सीधी सी बात है, एक उत्प्रेरक अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का है तो वो उसी अभिक्रिया के अंदर काम करेगा, है ना। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, तो किसी भी अभिक्रिया को तेज कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता। एक ही अभिकारक से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उत्पाद बना सकता है,
ठीक है, वह केवल महंगी धातुओं के साथ करता है, गलत बात है। प्रकाश की उपस्थिति में काम करता है, गलत बात है। एक ही अभिकारक से, सीधी सी बात है, देखो अलग अलग प्रकार के कैटलिस्ट होंगे तो वो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरह से उन चीजों को, है ना, संदर्भित कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से मैंने आपको टोटल 70 क्वेश्चन करवा दिए, 70। पहली यूनिट के मैंने आपको 50 का वादा किया था, मैंने आपको 70 करवा दिए। कितने करवाए? 70। ठीक है। अब भैया आपने टोटल यहां पर, अब इस बच्चे को ब्लॉक कर रहा हूं मैं, ना, राहुल नाम था इसका। हाँ, कर दिया मैंने ब्लॉक, मैंने इसे, है ना, 3 से 4 बार, कल भी सेम गलतियां कर रहा था, आज फिर अब करना ही पड़ गया। चलिए, अब देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मन मस्तिष्क में ये चीज चल रही होगी, मैंने ब्लॉक कर दिया उस बच्चे को। ठीक है। और इससे ज्यादा भी चीजें अगर कुछ करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें होती है कि हमने क्यों करा है, क्लास में बोला है और बोलकर किया है, क्योंकि, है ना, आपको एक हमने अल्टीमेटम भी दिया था, भाई मत करो, तुम नहीं माने, है ना। अब आते हैं यहाँ पर। चलिए, ठीक है। हाँ, अब आपके माइंड में कुछ चीज आ सकती है जो मैं बताना चाह रहा था। जैसे मैं इन 70 एमसीक्यू को कराया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, तो इन 70 में से हो सकता है कि 10 प्रश्न ऐसे निकल आए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने क्लास के ड्यूरेशन में नहीं पढ़े हों। ठीक है। मैं ना, वैसे तो इतने नहीं होंगे, मुश्किल से 4-5 होंगे, है ना, 10% से भी कम रेशो होगा वो, है ना। लेकिन मैं 10 ले लेता हूँ। भाई वो यहां पर लाए ही इसलिए गए हैं क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं होते, लेकिन प्रश्न बनाते समय उनको पूछा जा सकता है। तो ऐसे जो प्रश्न हैं जो कभी आपको ऐसा लगे कि यार ये हमने थ्योरेटिकल क्लास में नहीं पढ़ा था, लेकिन वो यहां है, बाकी के हमने सारे पढ़ रखे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर आप वन लाइनर फॉर्म में अपने टॉपिक के बाद में लिख लिया करें। है ना भाई, 10 लाइन लगेगी, है ना, इस प्रश्न लिख लो और नीचे उसका आंसर लिख लो, प्रश्न लिख लो नीचे उसका आंसर लिख लो, तो आप उनको ऐड कर लेना। ठीक है, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। ठीक है, हर बार नहीं बोलूंगा, है ना, अगली क्लास में कभी भी मैं इस चीज का जिक्र नहीं करूंगा, पहली बार है इसलिए कर रहा हूं। दूसरी बात, ठीक है, तो यही पैटर्न मैं फॉलो करूंगा। अब दूसरी यूनिट जब मेटल नॉन मेटल और इसके कंपाउंड हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम कहाँ चलेंगे, इसके एमसीक्यू लगाएंगे। फिर इसके बाद तीसरी यूनिट के एमसीक्यू लगाएंगे, 50-60, 50-50 प्लस करवाऊंगा, कितने भी, जितने मुझे लगेगा कि 60 में काम हो गया तो 60 है, 70 में काम हो गया तो 70, ऐसा थोड़ी कि भाई 250 भी लेके आ जाऊं, नहीं, है ना। एक ही प्रश्न का बार बार रिपीटेशन होने से भी हम क्या करेंगे। चलो, है ना। धातु, अधातु, उपधातु, सबसे पहले हम यहाँ पर धातुओं के बारे में पढ़ते हैं। पहला बिंदु, 15 से 20 क्वेश्चन है नोट से बाहर, 7 से 8 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। अब आप सोचोगे हूबहू लाइन मिलनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। 5, है ना, 5 से 7 क्वेश्चन है ऐसे जो नए हैं, बाकी एक भी नहीं है। है ना, लैंग्वेज को घुमा करके तो आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन तो फिर पढ़ाया ही क्या हमने। ठीक है, तो पहले क्लास को अच्छे से करो, समझ में आ जाएगा। देखो भाई, अब बात करते हैं सबसे पहले धातु के बारे में, मेटल के बारे में। तो धातु के बारे में बात करें तो सामान्यतः ठोस होती है। इट्स सॉलिड इन स्टेट। ठीक है।
ठीक है। सामान्यतः ठोस होती है। अपवाद। Hg, पारा, मरकरी या हाइड्राक्यूरम। ये एकमात्र द्रव धातु है। वन एंड ओनली लिक्विड मेटल। ये एकमात्र द्रव धातु होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मरकरी या पारा। -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह लिक्विड या द्रव अवस्था में आ जाती है। सॉरी, -37 पर। और -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सॉलिड होती है, ठोस होती है। अब भाई साहब, हम तो प्लस के 20-30 की बात कर रहे हैं। ये -37 पर लिक्विड में होती है, तो -37 और अभी 50 डिग्री का, तो भाई साहब ठीक है। तो एक प्रश्न तो ये आता है कि एकमात्र द्रव धातु कौन सी है, तो वो मरकरी है। चलो, अगला प्रश्न ये आता है इसी पॉइंट में से, पहला ही पॉइंट। हथेली पर पिघलने वाली धातु कौन सी? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु कौन सी है? गैलियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका गलनांक जो है, मेल्टिंग जो है, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। सबके फुल फॉर्म भी बताएंगे, सब पढ़ाएंगे, थोड़ा शांति रखोगे, है ना गए? हाँ हाँ। मैंने क्या कहा, मेरा टॉपिक शुरू हुआ है ना, अभी मैंने 4 लाइन लिखी है। मैं आपके डाउट जो होते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की जाती है उसका तरीका। मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपकी जो भी डाउट है ना, एक अलग से पेज रखो, उस टॉपिक जो भी डाउट आ रहा है उसको लिखते चलो। ये टॉपिक के मेरे ये डाउट है। पढ़ते हुए जब हम आगे बढ़े, वो डाउट अगर क्लियर होते जा रहे हैं तो उन पर टिक लगा लो, नहीं हो रहे हैं तो फिर टेलीग्राम में पूछ लो कि सर ये क्या चीज़ है। इस चीज में क्या होता है पता है, आप उसी समय जानने के चक्कर में 20 मिनट तक, अगर मान लीजिए मैंने कभी जवाब नहीं दिया, तो उन 20 मिनट में आप जो पढ़ रहे हैं वो भी खराब कर लेते हो, और जवाब नहीं मिलता है तो हो सकता है वो पूरी क्लास ही खराब कर लेते हो। हमें तो इस क्लास में कुछ समझ ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मस्तिष्क में एक ही चल रहा था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब, उसका जवाब मिल ही नहीं पाया। तो उनको एक पेज में अलग से लिख लिया करो, आपका टॉपिक खत्म होते होते वो जवाब आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरी क्लास में तो मिल जाएंगे, है ना। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? मानव शरीर का ताप कितना होता है? 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमने कहा ना। अब देखो, मानव शरीर 37 डिग्री का, और इस धातु का गलनांक कितना, 30 डिग्री। इसलिए हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु कौन सी होती है? तो दोस्त याद रखिएगा, गैलियम होती है। गैलियम हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। आया समझ में? दूसरे बिंदु पर चलते हैं। तो धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? ठोस होती हैं। धातु विद्युत की सुचालक होती है।
मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये विद्युत का प्रवाह क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन, रीजन, फ्री आयंस, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, आगे की ओर विद्युत को ले जाने का काम करते हैं। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों पाई जाती हैं, क्या कारण होता है? ठीक है, यही कारण होता है। तो मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत की सुचालक होती है। दूसरा बिंदु, अब भाई इनमें अगर हम यहां पर देखें, हम एक चीज यहां पर नोटिस करें, तो वो क्या चीज निकल कर आती है ना? सबसे अच्छा चालक कौन होता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो फर्स्ट नंबर पर आता है एजी। एजी का फुल फॉर्म होता है अर्जेंटाइन। ठीक है, सिल्वर या चांदी, ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। सेकंड नंबर पर सीयू आता है, कॉपर, तांबा या ताम्र आता है। ये दूसरा सबसे अच्छा चालक है। अब आते हैं धातुओं में एक अपवाद होता है, अपवाद कहें तो एक्सेप्शन। ठीक है, पीबी, या सीसा, एकमात्र धातु जो विद्युत की कुचालक है। ठीक है, वन एंड ओनली मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। धातुएं जो होती हैं, नंबर थर्ड, धातु ऊष्मा की सुचालक है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें भी भैया जो फर्स्ट नंबर पर आएगा वो सिल्वर होगा, सेकंड नंबर पर आएगा वो सीयू अर्थात कॉपर होगा, और अपवाद इसमें भी पीबी अर्थात लेड होगा। इन सब के फुल फॉर्म यही लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सब के फुल फॉर्म यही लिखे हुए हैं। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अपवाद भी आपने यहाँ पर हैंड टू हैंड साथ के साथ में ही निपटा ली। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। धातु में
आघात वर्ध्यता धातु में आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है पीट पीट कर शीट या जिनकी चादर बना लो। और तन्यता का मतलब होता है जिनके पतले तार बन सकते हो, वायर बन सकते हो। मैलेबिलिटी एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी। फाउंड इन मेटल। ठीक है। तो पतली पतली चादर बन सकती है और तार बन सकते हैं। मिठाई पे आपने वर्क देखा होगा, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? एयू के अंदर, गोल्ड के अंदर, सोने के अंदर, या एयू का फुल फॉर्म होता है ओरम। सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर सिल्वर, चांदी या अर्जेंटाइन। ऐसा कहते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। कितना? 2 किलोमीटर। बनाने वाले ये भी बोलते हैं 3 तक खींचा जा सकता है। तो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क चढ़ाते हैं, काजू कतली पे सोने का वर्क भी चढ़ता है ऐसे, है ना। ये चीज ध्यान रखो। अब इनमें अपवाद या एक्सेप्शन कौन है जिसमें ये गुण नहीं होते? जब भी अपवाद वर्ड आए समझ जाना ऊपर वाले गुण का पालन नहीं होगा। पारा या मरकरी इसका अपवाद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया द्रव अवस्था में उसके तार कैसे बनाओगे आप, है ना। तो मरकरी जो होती है ये द्रव धातु है, लिक्विड मेटल है। कि सर अब कोई आप में से कहे सर माइनस टेम्परेचर पे अगर कोई बना ले तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघल के नीचे जमीन पे गिर जाएगी। तो मरकरी का पॉसिबल नहीं है। न चादर बन सकते हैं, न तार बन सकते। ठीक है। न चादर बन सकती है, न वायर बन सकती है। तो मरकरी के लिए इनमें से एक भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो धातुओं में आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। तो पहले तो आपने देख लिया धातु में विद्युत की सुचालक, धातु में कुचालक, साम्य अवस्था। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ 3 हो गए थे ना, 2 3 ठोस होती है। चलिए 5। तो धातु में ध्वन्यात्मकता का गुण होता है। सोनोरस प्रॉपर्टी फाउंड इन मेटल। जैसे लोहे का बर्तन बचता है, सोना बचता है, चांदी बचती है। अब सब में ये है कि कोई ज्यादा बचता है, कोई कम बचता है, लेकिन टकराने पर आवाज सब करते हैं। टकराने पर आवाज सब करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो ध्वन्यात्मकता का गुण पाया जाता है। धातुओं के अंदर धात्विक चमक का गुण होता है।
मेटेलिक लस्टर, प्रॉपर्टी, फाउंड इन मेटल। सब धातुएं अपनी चमक रखती हैं। अधिकांश धातुएं चांदी के समान चमकती हैं, जैसे सोडियम चांदी के समान चमकता है। ठीक है, लेकिन कुछ में ये चीजें कम पाई जाती हैं। सोने की अपनी चमक है, लोहे की अपनी चमक है। धातु प्राय कठोर होती है। मेटल नॉर्मली हार्ड इन स्टेट। कठोर का मतलब तो समझते होंगे आप सभी। सॉलिड लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, कठोरता की बात कर रहे हैं। जैसे एक लोहे का पाइप कठोर होता है, प्लास्टिक का मुड़ जाएगा। लेकिन यहां पर अपवाद है, एक्सेप्शन है। इन्हें बोले तो नेट्रियम। सोडियम। के का मतलब पोटेशियम और के का मतलब केलियम। ये दोनों ही धातु हैं, लेकिन ये सॉफ्ट मेटल है। मुलायम धातु है। और यदि हम सोडियम की बात करें तो इतना मुलायम होता है कि चाकू से काट सकते हैं। काई से काट सकते हैं, चाकू से भी हम इसे काट सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु होती हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, पारा तो भैया सॉफ्ट क्या है, लिक्विड है वो तो, सॉलिड है ही कहाँ। भाई कठोर तो वो होते हैं जो सॉलिड होते हैं, तो वो तो सॉलिड है ही नहीं। ये तो सॉलिड होते हुए भी कठोर नहीं है, तो वो तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। भैया मुलायम का मतलब ये नहीं होता है कि ठोस और द्रव। ठोस द्रव की बात नहीं हो रही है यहाँ कठोर और नरम की बात हो रही है, हार्ड और सॉफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आप जबरन में मरकरी नहीं डाल सकते, है ना। लिखने को तो मैं लिख दूंगा, लेकिन जबरन में थोड़ी डालेंगे। वो तो हमें पता है कि भैया वो है ही नहीं यहाँ पर। चलो, समझ में आ गई ये चीजें। वेरी गुड। 7 पॉइंट पढ़े हमने। इसके के आगे के पॉइंट मेटल के सारे अब हम कल नहीं परसों पढ़ेंगे, कल क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। कारण मैंने बता दिया कि कल एएलपी की मैराथन क्लासेस हैं। जब आपकी एग्जाम आएगी तब हम आपकी भी मैराथन क्लासेस लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। भाई चमक, धातुओं की अपनी चमक होती है, तुलना नहीं कर सकते किसकी चमक ज्यादा है ना। एक जैसी चमक हो तो तुलना करें, सबकी अलग अलग चमक है तो क्या ही तुलना करें। चलिए, अर्जेंटाइन का मतलब, अर्जेंटाइन का मतलब जो चांदी होती है उसका सिंबल एजी होता है। एजी का फुल फॉर्म अर्जेंटाइन है। जैसे हम लोग चांदी बोलते हैं, इंग्लिश में उसे सिल्वर बोलते हैं, लेटिन भाषा में उसे अर्जेंटाइन बोलते हैं। जैसे कि हम गोल्ड बोलते हैं, हम सोना बोलते हैं, इंग्लिश में उसे गोल्ड बोलते हैं, लेटिन में उसे ओरम कहते हैं। हम सोडियम कहते हैं, लेटिन भाषा में Na का मतलब नेट्रियम होता है। तो लेटिन भाषा में उन शब्दों के नाम है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।